बजट पेश हो चुका है। इसका प्रभाव सामान्य जनमानस पर क्या और कैसा प्रभाव होगा, यह बजट जनता की राय से प्रभावित है। बजट में आर्थिक हालातों को मजबूत करने के लिए सरकार ने अपनी ओर से तमाम प्रयास किए हैं, जिसमें खेती, किसानी, उपभोक्ता एवं सिविल सप्लाई, ग्रामीण भारत को सुदृढ़ करना, सड़क, रेल, शिक्षा जैसे अनेकों मुद्दे हैं जिनकी देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा की बात अपने बजट सत्र में रखी है। राजनेताओं और अर्थशास्त्रियों की नजर में इसका देश पर कैसा असर दिखाई देगा, वहीं आम जनता इसके बारे में अपनी क्या राय देती है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। बजट में आंकड़ों की बात करें तो 75 साल से ऊपर वाले हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको ITR से फ्री किया गया है। उनको किसी प्रकार के टैक्स नहीं होंगे। होम लोन में जो हमारी छूट मिलती थी वो यथावत रहेंगी। रेलवे के लिए 1,50,000 करोड़, 55,000 किलोमीटर नई रेल लाइन का विस्तार किया जाएगा। इसी तरह 100 शहरों को नई गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। 1 करोड़ नई महिलाओं को गैस कनेक्शन निःशुल्क उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाएंगे। 8 करोड़ पहले दिए जा चुके हैं। इस तरह देश भर में 9 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सेवा के साथ जोड़ा जा रहा है। बसों के विस्तार के लिए 18,000 करोड़ रुपए, बिजली के लिए 3,45,000 करोड़ रुपए। मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरफ जहां ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी ध्यान दिया गया है। इसके साथ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो MSE हैं, मध्यम और मझोले उद्यमी, उनके लिए भी अच्छा खासा प्रावधान किया गया है कि मतलब बड़े उद्योगपति, छोटे उद्योगपति के साथ जो हमारे ठेला वाले, रेडी वाले और छोटे जो मझौले हैं, इनके लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ इसमें किया गया है कि वो महत्वपूर्ण क्या विषय किसानों को लेकर किया गया है। इस बजट में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक सेक्टर को, या कोई भी सेक्टर हो, प्रत्येक सेक्टर के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो आज़ादी के बाद से देश भर में आज कितने सैनिक स्कूल हैं? 100 सैनिक स्कूल कुल नहीं है, एक साथ 100 सैनिक स्कूल। 15,000 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय, लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, आपके ट्रेनों के लिए, तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। स्वास्थ्य के लिए, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। और इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब कि कोई भी सेक्टर जो कह सके कि इसमें छूटा हुआ है। मतलब हर के लिए कुछ न कुछ माननीय मोदी जी का जो एक अपना आत्मनिर्भर संकल्प है, उस आत्मनिर्भर संकल्प को पूर्ण करने वाला यह बजट है। 100 शहरों को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। आपके 1 करोड़ और बहनों को उज्ज्वला कनेक्शन दिए जाएंगे। देश भर में अभी तक 8 करोड़ बहनों को उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 1 करोड़ और उज्ज्वला कनेक्शन निःशुल्क दिए जाएंगे। आंकड़ों की जादूगरी कहें या देश के हित की बात, मगर आर्थिक मंदीकरण के दौरान में निकालकर भारत को आत्मनिर्भर बनाना वाकई में सरकार के लिए बेहद अहम चुनौती है। और इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है, किसानों को जहाँ बेसिक चीज जो दिक्कत आ रही है, किसानों का पूरा काम मशीनरी से करना उनकी एक मजबूरी बन चुकी है। जो यहाँ 1 रुपए किलो अनाज गल्ला गवर्नमेंट देती है, तो जो पहले गांव में लेबर वर्ग अगर बाहर भी कमाने जाता था तो वो जब लौट के आता था खेती के सीजन में, तो खेती में बराबर मजदूरों की उपलब्धता बनी रहती। अब वो चीज़ खत्म हो गई। अनाज गल्ला उनको 1 रुपए किलो, चावल गेहूँ ये प्राप्त मिल रहा है, तो खेती के कृषि मजदूरों का अभाव हो गया। अब जब कृषि मजदूरों का अभाव है तो अब सारी काम मशीनरी से, ट्रैक्टर से जुताई करना है, न तो बैलों का कोई काम रह गया है। थ्रेसिंग करना है तो उसके लिए हमको बिजली चाहिए। तो मध्य प्रदेश की स्थिति तो अपनी ये है कि यहाँ पर तो बिजली भी बहुत महंगी है, यहाँ डीजल पेट्रोल भी अन्य राज्यों से काफ़ी महंगा है। न्यायालयीन मुकदमे मामले में जो कोर्ट फीस वगैरह लगती है वो भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा यहाँ है तो मध्य प्रदेश में। अब किसानों का जो है, तो किसानों का खर्च तो बढ़ रहा है। कोर्ट कचहरी, जमीन जगह के उसमें उनका मुकदमा व्यय हो गया, खसरे की नकल हो गई, वो काफ़ी महंगा गवर्नमेंट ने यहाँ कर रखा है। और
उनका जो डीजल है, ट्रैक्टर का डीजल, पेट्रोल है, लाइट का है, बिजली ये बिल वगैरह का है, तो इस तरह से किसानों का एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं और उनको जो लाभ मिलता है तो डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलता, केवल लोन और सब्सिडी। लोन में भी ऐसा हो तो लोन ले लिया किसी पर्पज में, उनका खेती अगर फसल नष्ट हो गई तो फिर दिक्कत है उनके लिए। अगर डेयरी के लिए लोन लिया वो नहीं चुका पाए तो फिर कुर्की वसूली के नौबत आती है। तो बजट जो है, बजट को इस तरह से मतलब बनाना चाहिए कि उसमें किसान वर्ग का, ट्रांसपोर्टिंग का, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और टैक्स को इतना रहे कि आम आदमी उसको बर्दाश्त कर सके। जो बजट आया है अभी केंद्र का, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र का जो बजट आया है उसमें देश के विकास के बारे में कोई गहराई से चिंतन उसका नहीं किया गया है, ना तो उसमें किसानों को क्या मिल रहा है इसके बारे में कोई स्पेशल पैकेज है। किसानों के लिए केवल इतना है कि लोन और सब्सिडी, ये किसानों का कोई विकल्प है नहीं। लोन से अधिकांश किसान कर्जदार हो जाते हैं, तो उनको उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था रहे कि उनको लोन की कम से कम ज़रूरत पड़े। और डीजल पेट्रोल जो है, तो डीजल पेट्रोल में गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा उसमें टैक्स लगा दिया है कि इससे किसानों की लागत जो है खेती की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये बजट जो है एक संतुलित बजट नहीं है। जी बताएं। देखिए, हमारे देश के जो सार्वजनिक उपक्रम थे, जो आज़ादी के समय स्थापित किए गए, और सारे सार्वजनिक उपक्रम जो लाभ की स्थिति में थे, लाभ कमा के दे रहे थे, सरकार को राजस्व दे रहे थे, ऐसे लाभप्रद उपक्रमों को ये मोदी सरकार लगातार बंद करती जा रही है। बीएसएनएल की स्थिति आप देख लें, इसके अलावा तमाम पेट्रोलियम कंपनियों को अधिग्रहण की बात चल रही है, तमाम हवाई अड्डों को अधिग्रहण की बात चल रही है। समझ से परे ये है कि मोदी सरकार इनको अधिग्रहित करके आखिर उसका उद्देश्य क्या है, किसको आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, खुद बनना चाहती है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, ये स्पष्ट करना चाहिए मोदी सरकार। आया है, इस बजट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जैसे इस बजट से देशवासियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि समूचा राष्ट्र कोरोना महामारी से जूझ रहा था, जूझ भी रहा है। इस बजट से बड़ी खास उम्मीद देश की आम जनता को थी कि ये बजट आम जनता को राहत देने वाला रहेगा, किंतु ये बजट आम आदमी को बिल्कुल राहत देने वाला नहीं रहा। न सिर्फ मध्यम वर्गीय लोगों को, साथ में किसानों, मजदूरों के लिए इसमें कोई खास प्रावधान नहीं किए गए। और हमारे देश का जो मध्यम वर्गीय आयकर दाता है, उसको बड़ी ये उम्मीद थी कि इस बजट में उनको राहत मिलेगी, उसमें भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। साथ साथ इस कोरोना काल के दौरान देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई थी। देश का युवा ये उम्मीद किए हुए था कि इस बजट से हमें रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन इस बजट में नए रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस प्रयास दिख नहीं रहे हैं। ये बजट न तो इसमें महंगाई का मोती दिख रही है, न तो किसानों को किसी तरह की कोई राहत दिख रही है। कुल मिला के ये बजट कॉरपोरेट्स जगत को फायदा देने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी जैसी संस्था जिसने हमेशा देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जब जब देश को ज़रूरत पड़ी है तो LIC देश की ऐसी निवेश, बीमा निवेश की कंपनी रही है जिसने हमेशा देश की मदद की। और आज स्थिति ये बन गई है कि LIC का भी निजीकरण की सरकार तैयारी कर रही है। आखिर कौन से ऐसे कारण पड़ गए कि LIC जैसी संस्था को आज ये सरकार निजीकरण करना चाह रही है? द्वारा जो खासकर गरीबों के लिए मकान देने की बात है और ऋण राशि में छूट देने की बात 2022 तक के लिए सरकार ने बढ़ाई है, यह भी बहुत काउंटेबल है। क्योंकि भारत आज जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम 2022 और 24 तक हर व्यक्ति को, हर परिवार को मकान देंगे, उसकी प्रतिपूर्ति में ये बजट में आए हुए प्रावधान निश्चित लाभप्रद होंगे और इनका लाभ समाज के हर उस वर्ग को मिलेगा जो अपना ऋण लेकर
पूंजी एकत्रित करके और भवन आपूर्ति को करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना चाहते हैं। पेश हुआ है जी। और इन हालातों में बजट पेश करना ही भारी एक मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी सरकार ने अपना हौसला दिखाया, बजट पेश किया। इस बजट की क्या क्रिया प्रतिक्रियाएं जनता, आपकी राय में जनता के लिए? वैश्विक स्तर पर कोविड-19 ने जिस प्रकार की आर्थिक संरचना को प्रभावित किया है, उसको लेके भारत सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत बजट है वह निश्चित प्रशंसनीय है। इस अर्थ में भी कि सरकार के द्वारा गत सत्र में जो कोविड-19 के लिए विभिन्न प्रकार के 20 लाख और करोड़ के जो सहायता विविध क्षेत्रों के लिए, चाहे वो लघु कुटीर उद्योगों के विकास का विषय हो, चाहे मजदूरों के क्षेत्र के लोगों के लिए हो, चाहे कर्मचारियों के लिए हो, या कारपोरेट और उद्योग जगत के लिए सहायता का हो, उस सबके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान बजट प्रासंगिक है। और चूंकि शिक्षा जगत का मैं आदमी हूँ, तो शिक्षा के लिए भी सरकार ने इस बार बजट को बढ़ाया है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और आर्थिक फंड दिया जाता तो आने वाले समय में जो नई शिक्षा नीति का फोकस सरकार लेना चाहती है उसका बहुत लाभ मिलता। अभी जो हुआ है उससे लाभ तो मिलेगा, उस लाभ से सबसे बड़ा फायदा उच्च शिक्षा के क्षेत्र को होने वाला है, क्योंकि उच्च शिक्षा के नए जो सोपान हैं उनमें आने वाले समय में आर्थिक संरचना संसाधनों को बढ़ाने के लिए अत्यावश्यक है, जिस पर सरकार ने ध्यान दिया है। सामाजिक सरोकारों को लेके भी सरकार ने जो 75 साल की आयु से ऊपर के लोगों को और इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी है, ये भी भारत सरकार का एक कल्याणकारी कदम है। इससे लाभ ये होगा कि उस आयु समूह में आज जिस प्रकार की एक सिंगल परिवार व्यवस्था हमारे यहाँ डेवलप हो गई है और ये अधिक आयु के लोगों को इस प्रकार की कार्यालयीन और यूँ कहें कि कंप्यूटराइज सिस्टम में बैठने की बात आती है, तो इस आयु समूह को इन सबको भरने में आवेदनों को और प्रपत्रों को बहुत कठिनाई जाती है। सोर्स ऑफ इनकम आज की तारीख में यदि देखें तो उनके इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टैक्स रेशियो से देश की आय को प्रभावित कर सकें। तो इस प्रकार से सरकार यदि धीरे धीरे इन बिंदुओं को छूते हुए आगे बढ़ेगी तो आने वाले समय में समाज रचना के ठीक सोपानों को सरकार के द्वारा ठीक निर्धारित करने के लिए एक दिशा बन जाएगी और इससे समाज में एक शांति और आनंद की अनुभूति समाज का वरिष्ठ वर्ग करने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।